अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ ए प्लेन कट ए सरफेस एवरीवेयर एट कॉन्स्टेंट एंगल। कहता है कोई भी हमारे पास प्लेन है, वो सरफेस को कट कर रहा है हर जगह पर कॉन्स्टेंट एंगल पे। दीज आर देन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस। कहता है अब हमारे पास कर्व जो इंटरसेक्शन जो होगी वो हमारे पास लाइन ऑफ कर्वेचर बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं। लेट एन बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द कटिंग प्लेन। एन हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले लिया कटिंग प्लेन का। देन एन डैश इज इक्वल टू 0। देन एन जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 एज द इक्वेशन डी बाई डी एस एन डॉट एन डैश इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले का ही यूज़ कर रहा है कि हमारे पास जब वो लाइन ऑफ कर्वेचर होता है तो हमारे पास n1 और n2 दो प्लेन थे, तो हमने कहा था n2 डॉट डी n1 बाई डी एस इज इक्वल टू 0 होता है। तो उसी का यूज़ करके इसने क्या किया कि n हमारे पास जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले लिया और दूसरा हमने ले लिया n डैश। कहता है देन n डैश क्या हो जाएगा 0, n और n डैश जो डॉट प्रोडक्ट है 0। कहता है नाउ इक्वेशन क्या थी डी बाई डी एस एन डॉट एन डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वही डेरिवेटिव किया एन डैश डॉट एन प्लस एन डॉट एन डैश इज इक्वल टू 0। ये किस में रिड्यूस हो जाएगी एन डॉट एन डैश इज इक्वल टू 0 में। हेयर ए एन डैश इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन टू द सरफेस। ऊपर वाले ही आर्टिकल से ही लिख रहा है वैल्यू। कहता है देयरफॉर द फॉलोइंग टू इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी कौन कौन सी कि एन डॉट एन डैश 0 और इसको ठीक करो यहाँ पर आएगा एन डैश डॉट एन इज इक्वल टू 0। दोनों सेम लिख दिए इसने, तो ये आएगी एन डॉट एन डैश 0 और दूसरी आ जाएगी एन डैश डॉट एन 0। इट मीन्स जो होगा एन डैश जो होगा वो एन के पर और एन डैश दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहता है इट टुगेदर गिव्स द, अगर ये दोनों इक्वेशन ले ली जाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास गिव्स द एन डैश इज पैरेलल टू एन क्रॉस एन डैश। एन डैश जो होगा वो पैरेलल आ गया एन क्रॉस एन डैश के एंड हेंस पैरेलल टू टी। वही सेम ऊपर से पैरेलल हो गया, ठीक है। देयरफॉर द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज अ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस। अब हम कर रहे हैं डुपिन्स इंडिकेट्रिक्स। आया था पिछली बार ये आर्टिकल डुपिन इंडिकेट्रिक्स। डुपिन इंडिकेट्रिक्स क्या कहता है द सेक्शन ऑफ एनी सरफेस बाय ए प्लेन पैरेलल टू एंड इनफाइनाइटली नियर द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ओ ऑन द सरफेस इज कोनिक। कहता है कोई भी सेक्शन हो, किसी भी सरफेस का कोई सेक्शन ले लिया जो कि हमारे पास पैरेलल है और इनफाइनाइटली नियर एट टेंजेंट टू द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ के नियर अबाउट जो होगा जो जाता जाएगा वो, और इसके जो पैरेलल होगा वो जो सरफेस होगा वो एक कोनिक का सरफेस होगा, कोनिक की शेप में होगा। और उस कोनिक को हम कह देंगे क्या इंडिकेट्रिक्स। एंड हु सेंटर इज ऑन द नॉर्मल एट द पॉइंट, और उसका सेंटर जो होगा वो नो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ओ के ऊपर। नाउ इक्वेशन ऑफ द डुपिन्स इंडिकेट्रिक्स। अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन निकालने के लिए क्या कहता है लेट ओ इज द गिवन पॉइंट ऑन द सरफेस। ओ हमने कोई गिवन पॉइंट ले लिया सरफेस के ऊपर एंड लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द डुपिन इंडेक्स ऑफ क्यू। क्यू हमने पॉइंट ले लिया ये डुपिन इंडेक्स ऑफ क्यू। देन पॉइंट क्यू इज वेरी नियर टू ओ। ये क्या कहता है क्यू बी द पॉइंट ऑन द डुपिन इंडिकेट्रिक्स ऑफ क्यू। डुपिन इंडिकेट्रिक्स ऑफ क्यू का मतलब क्या कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन डिफाइन किया, मतलब क्यू जो पॉइंट होगा वो कोनिक का पॉइंट आएगा। कहता है देन पॉइंट क्यू इज वेरी नियर टू ओ। कहता है क्यू पॉइंट जो होगा वो नियर होगा ओ की। यही कंडीशन थी ना कि हमारे पास जो होगा वो पॉइंट पैरेलल होगा या फिर इनफाइनाइटली नियर टू द टेंजेंट प्लेन होगा। कहता है इट मीन्स क्या हो जाएगा पॉइंट क्यू जो होगा वो नियर टू ओ होगा इफ लेमडा इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू एम। लेमडा हमने लेंथ ले लिया ये क्यू एम जो परपेंडिकुलर है। लेमडा इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू एम फ्रॉम क्यू टू द टेंजेंट प्लेन एट ओ। क्यू से हमने एक परपेंडिकुलर ढाला क्यू एम और लेमडा इसकी लेंथ है एट पॉइंट ओ प्लेन के टेंजेंट प्लेन एट ओ। देन वी हैव अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो हमारे पास ये रिजल्ट है अपने पास एल डी यू स्क्र प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्र इज इक्वल टू 2h के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ हमने डी एस स्क्र कहा था ना जब हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2h के इक्वल होगा। h हमारे पास हाइट है, ये मेंशन कर रखी है h ये हाइट। 2h क्यों लेते हैं, जितना ये ऊपर है ना
देखो हमने नीचे भी उतना ही ले रखा है, तो ये 2H के इक्वल होगा। वेयर L M N आर द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ क्यू, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है। कहता है इफ वी चूज लाइन ऑफ कर्वेचर टू बी पैरामीट्रिक कर्व, लाइन ऑफ कर्वेचर पैरामीट्रिक कर्व होती है तो F और M क्या होता है 0, F और M 0 होता है तो इस इक्वेशन में पुट कर दो M को 0, ये क्या बच जाएगी 2H इज इक्वल टू L डी यू स्क्र प्लस N डी वी स्क्र। ऑल्सो द प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा एंड कप्पा बी आर गिवन बाय, ये पिछला आर्टिकल हमने किया था आइलर्स थ्योरम, तो कप्पा ए कप्पा बी क्या होते हैं, कप्पा ए होता है L बाई ई, कप्पा बी होता है N बाई जी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड N इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू रखो, ये क्या बन जाएगी 2H, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लिखना चाहिए इसको 2H, यहाँ आ जाएगी अपने पास L की वैल्यू आ गई E इंटू कप्पा ए डी यू स्क्र प्लस जी इंटू कप्पा बी डी वी स्क्र। यहाँ इक्वेशन नंबर आप 1 की जगह करो इक्वेशन नंबर 2, करेक्शन कर लो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू रखी हुई है। कहता है नाउ द मीट्रिक एलोंग द कर्व v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब वे ले लिया v कॉन्स्टेंट, v कॉन्स्टेंट होगा क्या होगा डेरिवेटिव dv का क्या हो जाएगा 0, मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, कहता है इक्वेशन बन जाएगी ds1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर। यहाँ अब इसने फिर कह दिया कि ds1 का स्क्वायर, जो जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है ना ds इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर, तो यहाँ से इसने क्या कर दिया अपने पास जी डी वी स्क्वायर, सॉरी 2f जी डी वी स्क्वायर होती है अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास क्या कर दिया इसने ई डी यू स्क्वायर, एफ वैसे ही 0 लेना था क्योंकि ये यहाँ पर गिवन था 0, डी वी यहाँ पर हमने कह दिया कि वी कांस्टेंट कर्व ले रहे हैं तो वो भी 0 हो जाएगा, तो सरफेस 1 कह दिया ds1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा ई डी यू स्क्वायर एंड द मीट्रिक अलोंग द कर्व u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर आएगा u कॉन्स्टेंट, ठीक है u कॉन्स्टेंट होगा तो ds2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी डी वी स्क्वायर आ जाएगा, आगे वाली टर्म 0 हो जाएंगी तो हो जाएगा ds2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी वी स्क्वायर। अब मेरे पास ds1 ds2 की भी वैल्यू आ गई, कहता है देयरफॉर वी हैव, देखो क्या बन गया 2H कप्पा ए ds1 का स्क्वायर प्लस 2 कप्पा बी ds2 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ से ds1 का स्क्वायर क्या वैल्यू दे रहा है ई डी यू स्क्वायर, इसके अंदर रखो ई डी यू स्क्वायर की जगह क्या रख दिया ds1 का स्क्वायर, जी डी वी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने ds2 का स्क्वायर, तो क्या बन गई 2H कप्पा ए ds1 का स्क्वायर प्लस कप्पा बी ds2 का स्क्वायर, ये बना दी इसने। आप देखो आगे क्या कहता है नाउ लेट अस चूज द पॉइंट ओ एज ओरिजिन, ओ को ले लिया ओरिजिन, अगर ओरिजिन लिया ओ एक्स एंड ओ वाई अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट ओ एक्स और ओ वाई जो हमारे पास एक्सिस थी इसने ये कहता है हमारे पास ये कैसी एक्सिस हो गई प्रिंसिपल डायरेक्शन हो गई, ओ जेड जो है हमारे पास जो सेंट्रल एक्सिस होती है ओ जेड इसने क्या ले लिया नॉर्मल है एट ओ के ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर है, ये कहता है ओ जेड इज अलोंग द नॉर्मल एट ओ। Now, if the current coordinates of the point Q on the indicatrix be x, y, z, कोऑर्डिनेट ले लिए इसने x, y, z, then z इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू ds1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू ds2 का स्क्वायर। कैसे निकाले हमने ये पॉइंट, यहाँ से ये हो गया x, क्यों, क्योंकि हमने कहा था ओ एक्स ओ वाई जो है हमारे पास प्रिंसिपल डायरेक्शन से है और कप्पा ए और कप्पा बी हमारे पास क्या थे प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स थे ना अपने पास, तो यहाँ पर इसीलिए इसने ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो ये एक्स हो गया ds1, वाई हो गया ds2 और यहाँ पर जो बच गया वो हो गया एच जेड हो गया हमारे पास एच। कहते हैं देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी जेड इज इक्वल टू एच, 2H इज इक्वल टू कप्पा ए एक्स स्क्वायर प्लस कप्पा बी वाई स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, इसके अंदर पुट भी कर दिए, ये क्या बन गया z इज इक्वल टू एच प्लस इधर से क्या हो गया एक्स ए 2H बाय कप्पा ए 2H बाय कप्पा बी, ये हो जाना था ना। तो हमारे पास जब हमने डेफिनेशन की थी प्रिंसिपल डायरेक्शंस की, प्रिंसिपल कर्वेचर की सॉरी, तो हमने वहाँ पर एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी कि अगर प्रिंसिपल कर्वेचर का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है, द प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया इसका रेसिप्रोकल, इसको ये नीचे ले गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय आर ए प्लस वाई स्क्वायर बाय आर बी। ये कैसे निकाला है इसने, देखो यहाँ से ऊपर से निकाला है 2H इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कप्पा ए क्या बन गया 1 बाय आर ए, तो इसको लिख दिया 1 बाय आर ए, ये क्या बन गया वाई स्क्वायर 1 ये कप्पा बी क्या बन गया 1 बाय आर बी इज इक्वल टू 2H, यहाँ से रख दिया इसने।
कहता है देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 आर द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन जो होती है हमारे पास इसी फॉर्म की होती है। तो कहता है इक्वेशन नंबर 5 जो बन गई हमारे पास इक्वेशन बन गई किसकी, कॉनिक सेक्शन की। कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन बन गई तो हमने डुपिन इंडिकेट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सरफेस बनता है वो हमारे पास कॉनिक बनता है। कहता है दस द डुपिन इंडिकेट्रिक्स इज ए कॉनिक सेक्शन। डुपिन इंडिकेट्रिक्स क्या हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया। विच गिव्स एन इमीडिएट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर विद डायरेक्शन। कहता है जो कि हमें क्या देगा, इमीडिएट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देगा ऑफ द वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर। कहता है कि भी हमारे पास किसकी, हमारे पास इमीडिएट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, कि यहाँ से हम जो है अपनी जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी उसको पुट करके नॉर्मल कर्वेचर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब कहता है हेंस 3 केसेस अराइजेस अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कप्पा ए एंड कप्पा बी। अब देखो जो ये कप्पा ए कप्पा बी हमने लिए हैं, 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव होंगे या ये नेगेटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, यही कंडीशन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये अलग अलग फॉर्म बनेंगी, वो निकाल रहा है। कहता है केस फर्स्ट ले लिया, व्हेन कप्पा ए एंड कप्पा बी आर ऑफ सेम साइन। कप्पा ए और कप्पा बी का साइन ले लिया सेम। देन द इंडिकेट्रिक्स इज एन इलिप्स। कहता है कप्पा ए और कप्पा बी के साइन अगर सेम होंगे तो वो हमारे पास जो इंडिकेट्रिक्स जो कोनिक सेक्शन जो हमारे पास था वो कोनिक सेक्शन क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। इलिप्स बन जाएगा हैविंग इट सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ 2h आर ए की पावर 1/2 2h आर बी की पावर 1/2 और इसकी एक्सिस ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी, सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ। सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2h आर ए 1/2 2h आर बी की पावर 1/2। ये आपको याद ही रखना है कि हमारे पास कप्पा ए कप्पा बी का साइन सेम होता है तो इलिप्स बनता है जिसकी सेमी एक्सिस होती हैं ये। द इलिप्स इज रियल और इमेजिनरी। अब इलिप्स जो हमारे पास रियल भी हो सकता है इमेजिनरी होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस एच के ऊपर। कहता है नाउ द इलिप्स इज रियल और इमेजिनरी डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एच, डिपेंड करेगा साइन एच के ऊपर। एंड दस द सरफेस इज नेबरहुड और एट द पॉइंट क्यू इज एंटायरली ऑन वन साइड ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब देखो हम क्या लेकर चले थे कि ये पॉइंट क्यू जो है ना हमारे पास वेरी नियर टू ओ है, इनफाइनाइटली नियर टू ओ है। अब ये कहता है ये पॉइंट जो होगा ना एक ही साइड होगा, ठीक है। द सरफेस इज एंटायरली ऑन वन साइड ऑफ द टेंजेंट प्लेन। द सरफेस इन दिस इज सेड टू बी साइनक्लेस्टिक एट द पॉइंट। हम कहेंगे कि ये जो सरफेस है हमारे पास साइनक्लेस्टिक जो होगा एट द पॉइंट होगा। द सरफेस ऑफ द स्फीयर और द इलिप्सॉइड इज साइनक्लेस्टिक एट द पॉइंट। जो सरफेस ऑफ स्फीयर बनेगा या फिर इलिप्सॉइड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, साइनक्लेस्टिक हो जाएगा। सेकंड आया इलिप्टिक पॉइंट। इलिप्टिक पॉइंट निकाल रहे हैं हम, इसके इलिप्स बन रहा था ना, इलिप्स बन रहा है तो इसके पॉइंट होंगे, इलिप्स के पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलिप्टिक पॉइंट। इलिप्टिक पॉइंट क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा एंड कप्पा बी आर ऑफ सेम साइन, इट मीन्स गॉसियन कर्वेचर कप्पा इज पॉजिटिव आर कॉल्ड इलिप्टिक पॉइंट। कहता है इलिप्टिक पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास, इलिप्टिक पॉइंट होते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल कर्वेचर हमने डिफाइन किया था कप्पा ए कप्पा बी, ये हमारे पास साइन सेम थे। कप्पा ए कप्पा बी हमारे पास कैपिटल के से निकले थे गॉसियन कर्वेचर से। कहता है अगर गॉसियन कर्वेचर पॉजिटिव तो उसको हम कह देते हैं इलिप्टिक पॉइंट। अब गॉसियन कर्वेचर था क्या, गॉसियन कर्वेचर का हमने फॉर्मूला कर लिया k इज इक्वल टू कप्पा ए डॉट कप्पा बी। कप्पा ए डॉट कप्पा बी क्या था हमारे पास, ln माइनस एम स्क्र बाई ई जी माइनस एफ स्क्र। ई जी माइनस एफ स्क्र क्या हो गया, एक्स स्क्र, ये रख दिया। दस वी कंक्लूड दैट एट ए पॉइंट इज एन इलिप्टिक पॉइंट इफ। इलिप्टिक पॉइंट कब होगा, जब ये सारी चीज़ें क्या चलनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव चलने का मतलब क्या कि एच स्क्र ने तो कभी भी नेगेटिव होना ही नहीं क्योंकि स्क्र कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मेन किस बात के ऊपर डिपेंड कर गया, ln माइनस एम स्क्र के ऊपर। तो ln माइनस एम स्क्र क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। ये हमने किया जब हमारे पास कप्पा ए कप्पा बी का साइन सेम था तो इलिप्स बन रहा था। अब सेकंड आ गया हमारे पास केस, कप्पा ए और कप्पा बी का हमारे पास साइन हो गया डिफरेंट। कहता है कप्पा ए एंड कप्पा बी आर ऑफ डिफरेंट साइन। कप्पा ए कप्पा बी जो है हमारे पास डिफरेंट साइन के हैं, डिफरेंट साइन के हैं। तो देखो क्या कहता है, कहता है देन द इंडिकेट्रिक्स इज ऑन of two of conjugate parabolas depending on the sign of h, ठीक है। कहता है कप्पा ए और कप्पा बी का डिफरेंट साइन है तो हमारे पास इंडिकेट्रिक्स क्या बनेगी, टू कंजुगेट हाइपरबोला बनेंगे। टू कंजुगेट हाइपरबोला बनेंगे और वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, साइन ऑफ एच के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एच। कहता है इन दिस केस द सरफेस इज ए नेबरहुड ऑफ ओ लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द
टेंजेंट प्लेन। देखो इलिप्स में क्या था, एक साइड ऑफ टेंजेंट प्लेन, वन साइड ऑफ टेंजेंट प्लेन में हमारे पास लाई कर रहे थे, ठीक है। अब कंजुगेट हाइपरबोला में क्या होगा, कंजुगेट हाइपरबोला में हमारे पास डिफरेंट साइन है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो कहता है हमारे पास जो होगा दोनों साइड से इनफाइनाइटली नियर जाएंगे। तो यही कह रहा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि बोथ साइड ऑफ द टेंजेंट प्लेन लाई करेगा, सच पोर्शन ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड एंटीक्लास्टिक एट दैट पॉइंट। पहला था साइन क्लास्टिक और ये आया अपने पास एंटीक्लास्टिक, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एंटीक्लास्टिक पॉइंट। डेफिनेशन आ जाती है एंटीक्लास्टिक पॉइंट की डेफिनेशन। तो एंटीक्लास्टिक पॉइंट तब बनते हैं जब हमारे पास कप्पा ए और कप्पा बी जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट के होते हैं, डिफरेंट साइंस होते हैं, और तब हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन बनता है वो कंजुगेट हाइपरबोला बनता है, जो कि दोनों साइड से हमारे पास जिसकी टेंजेंट जो है दोनों साइड से लाई करती है, और ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंटीक्लास्टिक पॉइंट। नेक्स्ट आया हाइपरबोलिक पॉइंट। हाइपरबोलिक पॉइंट क्या कहता है, कहता है द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द गॉसियन कर्वेचर इज नेगेटिव। गॉसियन कर्वेचर नेगेटिव होने का मतलब देखो क्या, गॉसियन कर्वेचर था ये, अब एच स्केयर ने तो कभी नेगेटिव होना नहीं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एल एन माइनस एम स्केयर क्या हो जाए नेगेटिव, एल एन माइनस एम स्केयर नेगेटिव हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम हाइपरबोलिक पॉइंट, ठीक है। एल एन माइनस एम स्केयर आर जीरो, देन एल एन माइनस एम स्केयर लेस देन जीरो इज कॉल्ड हाइपरबोलिक पॉइंट। इन दिस केस टू प्रिंसिपल कर्वेचर एट द पॉइंट आर ऑफ अपोजिट साइन। कहता है हमारे पास दो प्रिंसिपल कर्वेचर होंगे, दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया पैराबोलिक पॉइंट। पैराबोलिक पॉइंट क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द गॉसियन कर्वेचर के इज इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास गॉसियन कर्वेचर के जीरो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पॉइंट। इट मीन्स एल एन माइनस एम स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो तीन केस पढ़ लिया। अगर पॉजिटिव होगा तो इलिप्स बन रहा था, इलिप्टिक पॉइंट आ रहे थे हमारे पास। तो अगर हमारे पास एल एन माइनस एम स्क्वायर नेगेटिव था तो हमारे पास क्या हो रहा था, कंजुगेट हाइपरबोला बन रहा था, हाइपरबोलिक पॉइंट आ रहे थे हमारे पास, और ये जो था एंटीक्लास्टिक बोल रहे थे इसको, इनके साइन अपोजिट हो रहे थे। थर्ड केस हमने पढ़ा जब हमारे पास प्रिंसिपल कर्वेचर मीन्स कप्पा ए कप्पा भी दोनों जीरो हो जाते थे, तब हमारे पास क्या बनता है, पैराबोलिक पॉइंट, ठीक है। अब हम रह गए इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स, वो नेक्स्ट हम करेंगे।